द ब्लड, टेलीग्राम, निक्सन, किसिंजर और एक भुला दिया गया जेनोसाइड। प्रस्तावना। ढाका में संयुक्त राज्य अमेरिका के महावाणिज्य दूत आर्चर ब्लड, वर्जीनिया में पले बड़े एक सज्जन राजनयिक थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के नौसेना के अनुभवी थे और कई विदेश यात्राओं के बाद एक आशाजनक विदेश सेवा करियर की ओर अग्रसर थे। वे गंभीर और सटीक थे। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास में उनके कुछ अधिक अनियंत्रित अधीनस्थ उन्हें एक अच्छे, पारंपरिक व्यक्ति के रूप में जानते थे। उन्हें इस दरिद्र, हरे भरे और दलदली भूमि पर अपनी तैनाती पसंद आने लगी थी। लेकिन वाणिज्य दूतावास के गंदे कार्यालयों के बाहर उमस भरी गर्मी में शहर मर रहा था। रात भर ब्लड ने गोलियों की आवाज सुनी। 25 मार्च 1971 की रात को पाकिस्तानी सेना ने पूरे पूर्वी पाकिस्तान और आज एक स्वतंत्र बांग्लादेश में बंगालियों पर लगातार कार्रवाई शुरू कर दी थी। अकेले ढाका में ही अनगिनत हजारों लोगों को गोली मार दी गई, बमबारी की गई या जलाकर मार डाला गया। ब्लड ने वो भयावह रात अपने सरकारी आवास की छत पर बिताई थी, ट्रेसर गोलियों को आसमान में चमकते हुए देखते हुए, मशीन गनों की गड़गड़ाहट और टैंक की तोपों की धमाचौकड़ी सुनते हुए। जर्जर शहर में चारों तरफ आग लगी हुई थी। वो नीचे मौत के अंधेरे में लोगों को जानता था। वो उन्हें पसंद करता था। गोलियों का सामना करने वाले कई नागरिक पेशेवर सहकर्मी थे, कुछ उसके दोस्त भी थे। ब्लड और उसके कर्मचारियों ने सोचा कि उनका काम था कि वे इस बारे में जितना हो सके वाशिंगटन तक पहुंचाएं। शीत युद्ध के सबसे भयानक अत्याचारों में से एक को देखते हुए ब्लड के वाणिज्य दूतावास ने बंगाली नागरिकों के नरसंहार का भयावह विवरण दर्ज किया। 2 दर्जन शहरी ब्लॉकों के आकार का एक क्षेत्र जो गोलियों से तबाह हो गया था। 2 अखबार कार्यालय भवन खंडहर में थे। छप्पर की छत वाले गांव आग की लपटों में थे। बंगालियों के हिंदू अल्पसंख्यकों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा था। अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने ढाका विश्वविद्यालय में हुई हत्याओं का विस्तृत विवरण दिया, जो आमतौर पर एक हरा भरा, सुंदर इलाका है। तबाह हुए परिसर में प्रोफेसरों को उनके घरों से खींचकर गोली मारने के लिए ले जाया गया था। हिंदू छात्रावास के प्रोवोस्ट, जो अंग्रेजी के एक सम्मानित विद्वान थे, को उनके आवास से घसीटकर बाहर निकाला गया और गर्दन में गोली मार दी गई। ब्लड ने 6 अन्य संकाय सदस्यों के बारे में बताया, जिनके बारे में विश्वसनीय रूप से सैनिकों द्वारा मारे जाने की सूचना मिली थी, और कई अन्य के भी मारे जाने की संभावना है। परिसर का दौरा करने वाले एक अमेरिकी ने कहा कि छात्रों को उनके कमरों में या भागते समय गोली मार दी गई। एक छात्रावास में आग लग गई और युवाओं को मशीनगन से गोली मार दी गई। ब्लड ने तार भेजकर कहा, परिसर में कम से कम 2 सामूहिक कब्रें हैं। बदबू भयानक है। इन सामूहिक कब्रों में से एक में 148 लाशें थीं, उन्हें खोदने के लिए मजबूर किए गए मजदूरों के अनुसार। ढाका वाणिज्य दूतावास के एक अधिकारी ने अनुमान लगाया कि दमन के पहले 2 दिनों में कम से कम 500 छात्र मारे गए थे, जिनमें से लगभग किसी ने भी प्रतिरोध नहीं किया। ब्लड ने अनुमान लगाया कि विश्वविद्यालय में 1000 मृतकों की कथित संख्या अतिरंजित थी, हालांकि आजकल कुछ भी अकल्पनीय नहीं है। नरसंहार के बाद उन्होंने बताया कि एक अमेरिकी प्रत्यक्षदर्शी ने एक खाली सेना के ट्रक को लगभग 25 लाशों के ढेर को हटाने के लिए आते देखा था, जो मानव अवशेषों के ऐसे कई समूहों में से आखिरी था। ब्लड को पता था कि वाशिंगटन में उनके वरिष्ठ अधिकारी यही आखिरी बात सुनना चाहते थे। पाकिस्तान एक सहयोगी था, एक सैन्य तानाशाही लेकिन घोर कम्युनिस्ट विरोधी। ब्लड ने विस्तार से बताया कि कैसे पाकिस्तान बंगालियों को कुचलने के लिए अमेरिकी हथियारों, टैंक, जेट लड़ाकू विमान, विशाल सैन्य परिवहन विमान, जीप, बंदूकें, गोला बारूद का इस्तेमाल कर रहा था। शीत युद्ध के एक अजीबोगरीब गठबंधन में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने लोकतांत्रिक संयुक्त राज्य अमेरिका को इस सत्तावादी सरकार के साथ खड़ा कर दिया था, जबकि सोवियत संघ के तानाशाह खुद को लोकतांत्रिक भारत के पीछे खड़ा पाया। निक्सन और व्हाइट हाउस के प्रतिभाशाली राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर न केवल शीत युद्ध की ऐसी ही गणनाओं से प्रेरित थे, बल्कि भारत और भारतीयों के प्रति एक निजी और भावनात्मक नापसंदगी से भी प्रेरित थे। निक्सन पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जनरल आगा मोहम्मद याह्या खान, जिन्हें याह्या के नाम से जाना जाता है, के साथ अपनी दोस्ती का आनंद लेते थे, जो चीन के लिए एक शीर्ष गुप्त रास्ता बनाने में मदद कर रहे थे। व्हाइट हाउस नहीं चाहता था कि उसे ऐसा कुछ करते हुए देखा जाए जिससे पाकिस्तान के टूटने का संकेत मिले, चाहे पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में नागरिकों के साथ कुछ भी हो रहा हो। ये हमला महीनों तक जारी रहा। ढाका वाणिज्य दूतावास ने हठपूर्वक अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी, लेकिन ब्लड ने बाद में याद किया, उनके केबलों को एक बहरा कर देने वाली खामोशी मिली। उन्हें पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने विरोध करने की अनुमति नहीं दी गई। उन्होंने अपने संदेशों को और तीखा करते हुए
चुनिंदा नरसंहार शीर्षक से एक तीखा केबल भेजा, जिसमें अपने वरिष्ठों से पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया गया। व्हाइट हाउस के कर्मचारियों ने इसे किसिंजर तक पहुंचाया, जिन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर नरसंहार के 2 हफ्ते बाद 6 अप्रैल को ब्लड और उनके लगभग पूरे वाणिज्य दूतावास ने औपचारिक रूप से अपनी कड़ी असहमति की घोषणा करते हुए एक टेलीग्राम भेजा, जिस नीति को लागू करने के लिए वे वहां आए थे उसका पूर्ण खंडन। इस केबल में शायद अमेरिकी नीति का अब तक के राजनयिकों द्वारा भेजा गया सबसे तीखा खंडन, अत्याचारों के सामने चुप रहने, लोकतंत्र के दमन की निंदा करने में विफल रहने और जिसे वे नरसंहार कहते थे, उसके सामने नैतिक दिवालियापन प्रदर्शित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कड़ी आलोचना की गई थी। ये पुस्तक इस बारे में है कि दुनिया के 2 महान लोकतंत्रों संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत ने 20वीं सदी के सबसे बुरे मानवीय संकटों में से एक पर कैसे प्रतिक्रिया दी। वर्तमान बांग्लादेश में हुआ नरसंहार हाल के इतिहास की प्रमुख नैतिक चुनौतियों में से एक है, हालांकि यह आज के अमेरिकियों की तुलना में दक्षिण एशियाई लोगों के लिए कहीं अधिक परिचित है। इसका भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर गहरा प्रभाव पड़ा, जो 1971 में मानवता का लगभग छठा हिस्सा था। आधुनिक क्रूरता के काले इतिहास में ये बोस्निया से भी अधिक रक्तरंजित है और कुछ स्रोतों के अनुसार रवांडा के बराबर है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत दोनों के लिए एक निर्णायक क्षण था, जहां उनके मानवीय सिद्धांतों की परीक्षा हुई। जैसा कि आर्चर ब्लड ने समझा, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कुछ अत्याचार इतने भयावह होते हैं कि वे सामान्य दैनिक कूटनीति के दायरे से बाहर हो जाते हैं। अर्मेनियाई नरसंहार, होलोकॉस्ट, कंबोडिया, बोस्निया, रवांडा। जब हम ऐसे क्षणों में अमेरिकी नेताओं की शालीनता की कसौटी पर खरे न उतरने के बारे में सोचते हैं, तो हम आमतौर पर उदासीनता के बारे में सोचते हैं। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का नाजी जाल से यहूदियों को बचाने के लिए गंभीर कदम उठाए बिना द्वितीय विश्व युद्ध लड़ना, या बिल क्लिंटन का रवांडा नरसंहार के दौरान मूक दर्शक बने रहना। लेकिन 1971 में पाकिस्तान द्वारा अपने ही बंगालियों का नरसंहार बिल्कुल अलग है। यहां संयुक्त राज्य अमेरिका हथियारों के साथ था। व्हाइट हाउस कई सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में सक्रिय रूप से और जानबूझकर एक हत्यारे शासन का समर्थन कर रहा था। इस बात पर कोई सवाल ही नहीं था कि संयुक्त राज्य अमेरिका को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। वो पहले से ही एक सैन्य तानाशाही की ओर से हस्तक्षेप कर रहा था जो अपने ही लोगों का सफाया कर रही थी। यह अमेरिकी विदेश नीति में नैतिक अंधेपन के सबसे बुरे क्षणों में से एक है। बंगालियों पर पाकिस्तान का दमन कोई नियमित या छोटे पैमाने की हत्या नहीं थी, नहीं ऐसा कुछ जिसे सामान्य मानकर खारिज किया जा सके, बल्कि यह एक विशाल और व्यवस्थित हमला था। इस रक्तपात के बीच केंद्रीय खुफिया एजेंसी और विदेश विभाग दोनों ने अनुमान लगाया कि लगभग 2 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और भी बहुत से लोग मारे जाएंगे, पाकिस्तानी सेना द्वारा मारे जाएंगे या दयनीय शरणार्थी शिविरों में बड़ी संख्या में मरेंगे। सीनेट में इस विरोध का नेतृत्व करने वाले एडवर्ड कैनेडी ने घोषणा की, पूर्वी बंगाल की कहानी निश्चित रूप से आधुनिक समय के सबसे बड़े दुस्वप्नों में से एक के रूप में लिखी जाएगी। लेकिन शीत युद्ध के चरम पर निक्सन और किसिंजर पाकिस्तान के प्रति अपने समर्थन में अडिग थे, जिससे उस देश के पूर्वी हिस्से में मानवता के विरुद्ध भीषण अपराध, संभवतः नरसंहार भी संभव हो गए। बंगालियों के इस नरसंहार के कारण कुछ ही महीनों में पाकिस्तान और भारत के बीच एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। उस समय व्हाइट हाउस के पास इन अत्याचारों की भयावहता को समझने का पूरा अवसर था। व्हाइट हाउस में गंभीर चिंताएं व्यक्त की गईं और विदेश विभाग तथा दिल्ली और ढाका स्थित उसके दूतों ने कड़ा विरोध व्यक्त किया, जिसमें आर्चर ब्लड सबसे मुखर थे। लेकिन गृहयुद्ध की शुरुआत से लेकर बंगाली नरसंहार और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान की करारी हार तक, इन सब के दौरान निक्सन और किसिंजर नरसंहारों के विवरण से बेपरवाह पाकिस्तान के साथ मजबूती से खड़े रहे। अपने सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समर्थक के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका का पाकिस्तान पर बहुत प्रभाव था। लेकिन संकट के लगभग हर मोड़ पर निक्सन और किसिंजर इस प्रभाव का इस्तेमाल आपदा को टालने के लिए करने में विफल रहे। गोलीबारी शुरू होने से पहले उन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान के सैन्य प्रमुखों को अपनी ही जनता पर हिंसा का इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी नहीं देने का फैसला किया। उन्होंने न तो सावधानी बरतने का आग्रह किया और न ही ऐसी शर्तें लगाईं जो पाकिस्तानी सैन्य सरकार को अपने ही नागरिकों का कत्लेआम करने से हतोत्साहित कर सकती थी। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा गलत रास्ता अपनाने पर अमेरिकी समर्थन खोने या प्रतिबंधों की धमकी नहीं दी। उन्होंने सेना को पाकिस्तान के पहले सच्चे स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकतांत्रिक चुनाव के नतीजों को दरकिनार करने की अनुमति दी, बिना ये सुझाव दिए कि सैन्य ताकतवर लोग वोट जीतने वाले बंगाली नेतृत्व के साथ सत्ता साझाकरण समझौता करने की कोशिश करें।
उन्होंने यह नहीं कहा कि पाकिस्तान नागरिकों की हत्या के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल न करे, हालांकि इससे सेना के उत्पात को रोका जा सकता था और सेना को हतोत्साहित किया जा सकता था। राष्ट्रपति, विदेश मंत्री या अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से न तो सार्वजनिक रूप से निंदा की गई, न ही निजी तौर पर इसकी कोई धमकी दी गई। प्रशासन बंद दरवाजों के पीछे सौम्य, प्रतीकात्मक सुझाव देने में लगभग पूरी तरह से संतुष्ट था कि पाकिस्तान अपनी क्रूरता कम कर सकता है, और वह भी हिंसा शुरू होने के कुछ ही महीनों बाद, जब ये स्पष्ट हो गया था कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की कगार पर है। इससे निष्क्रियता, एक स्वचालित विदेश नीति का आभास हो सकता है। ऐसा नहीं है। निक्सन और किसिंजर ने वास्तव में अपनी दक्षिण एशिया नीतियों को जोश और प्रभावशाली रचनात्मकता के साथ आगे बढ़ाया, लेकिन केवल ब्लड जैसे असंतुष्टों को चुप कराने के लिए या भारत के प्रति अपनी शत्रुता को बढ़ावा देने के लिए। उन्हें भारत में कोई आकर्षण नहीं मिला, न तो भारत के त्रुटिपूर्ण लेकिन कार्यशील लोकतंत्र के लिए वैचारिक प्रशंसा के कारण, न ही भारतीय महाशक्ति के विशाल आकार और महत्व की भू राजनीतिक सराहना के कारण। इसके बजाय उन्होंने व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से, आश्चर्यजनक रूप से व्यक्तिगत और तीखे व्यंग्य के साथ भारतीयों की निंदा की। निष्पक्ष, व्यवहारिक राजनीति के ये प्रसिद्ध कलाकार ओवल ऑफिस में अकेले अक्सर भावनाओं से प्रेरित होते थे। यह नरसंहार ठीक उसी समय हुआ जब निक्सन और किसिंजर चीन के लिए अपने दरवाजे खोलने की योजना बना रहे थे, एक प्रशंसित ऐतिहासिक उपलब्धि जिसकी एक भूली हुई कीमत है। निक्सन और किसिंजर की महीनों तक चली गुप्त चीनी कूटनीति और उसके बाद मात से तुम की राष्ट्रपति यात्रा का शानदार नजारा सभी को याद है। लेकिन जो बात छूट गई है, वो है बांग्लादेश और भारत में इसके कारण हुई मानवीय क्षति। निक्सन और किसिंजर को चीन जाने के लिए एक गुप्त रास्ता चाहिए था, जो उन्हें याह्या के दफ्तर में मिला, एक बेदाग विवेकशील तानाशाह जिसके अमेरिका और चीन दोनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध थे। पाकिस्तानी सरकार बंगालियों पर अत्याचार करते हुए वाशिंगटन से बीजिंग तक गुप्त संदेश भी भेज रही थी। आर्चर ब्लड ने किसिंजर की पहली गुप्त बीजिंग यात्रा से ठीक 3 महीने पहले अपना असहमति का तार भेजा था। ये यात्रा सीधे पाकिस्तान से हुई थी, जिसने उन्हें आतिथ्य, एक हवाई जहाज और उनकी यात्रा को तेज करने के लिए एक गुप्त कवर स्टोरी प्रदान की। निक्सन और किसिंजर, जो हमेशा से पाकिस्तानी सेना के प्रति सहानुभूति रखते थे, उसकी निंदा करने को तैयार नहीं थे जब वो खुद को इतना उपयोगी बना रही थी। इसलिए वैश्विक शक्ति संतुलन के पुनर्गठन में बंगाली एक तरह से क्षति बन गए। इस सौदेबाजी में निक्सन और किसिंजर ने भारत से भी मुंह मोड़ लिया। एक एशियाई दिग्गज के प्रति रणनीतिक खुलापन दूसरे के प्रति निकटता का प्रतीक था। वास्तव में माओ के चीन के साथ अपने नए संबंधों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो पहला काम किया, वह था गुप्त रूप से उससे यह अनुरोध करना कि अगर लोकतांत्रिक भारत को कोई खतरा हो, तो वो पाकिस्तान की रक्षा के लिए सेना जुटाए। ये बिल्कुल सच है कि चीन के साथ अमेरिकी संबंधों का सामान्यीकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन जो लोग इसका जश्न मनाना चाहते हैं, उन्हें बंगालियों और भारतीयों के लिए इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। किसिंजर और उनके समर्थक अक्सर निक्सन पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ का रिकॉर्ड साबित करता है कि किसिंजर लगभग राष्ट्रपति जितने ही दोषी थे। व्हाइट हाउस और विदेश विभाग के कर्मचारियों के साथ अपने व्यवहार में किसिंजर ने कई तरह के पद संभाले, अपनी विशिष्ट सूक्ष्मता का प्रदर्शन किया, हालांकि अक्सर भारत विरोधी रुख अपनाया। लेकिन जब सिर्फ वे और निक्सन होते, तो वे चतुराई से राष्ट्रपति का गुस्सा भड़का देते। सारी शिष्टता गायब हो जाती और उसकी जगह भारत के खिलाफ लगातार धोल पीटने लगते। हालांकि किसिंजर ने वाशिंगटन में खुद को निक्सन के खतरनाक मूड पर एक निर्णायक अंकुश के रूप में पेश किया, लेकिन ये किसिंजर ही थे जो नियंत्रण से बाहर हो गए। संकट के सबसे गर्म क्षणों में, जब निक्सन सोवियत संघ के साथ एक महाशक्ति टकराव में अपना धैर्य खो बैठे, जो सबसे बुरी स्थिति में परमाणु युद्ध का कारण बन सकता था, किसिंजर ने उन्हें उकसाया। निक्सन और किसिंजर बंगालियों के नरसंहार में एक महत्वपूर्ण मिलीभगत के लिए जिम्मेदार है। यह अनदेखा प्रकरण उनकी ऐतिहासिक प्रतिष्ठा का एक निर्णायक हिस्सा बनने का हकदार है। हालांकि निक्सन और किसिंजर को इतिहास में शायद ही कभी अनदेखा किया जाता है, इस प्रमुख घटना को उनकी विरासत से काफी हद तक मिटा दिया गया है, और यह कोई संयोग नहीं है। किसिंजर ने संकट शुरू होने के 2 हफ्ते बाद ही प्रशासन के रिकॉर्ड के बारे में खुलेआम झूठ बोलना शुरू कर दिया था, और तब से इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करना बंद नहीं किया है। वाटरगेट कांड के बाद विदेश नीति के जादूगर के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बहाल करने की अपनी बेताब कोशिशों में निक्सन और किसिंजर ने बंगाली अत्याचारों के प्रति अपनी नीति के बारे में ढेरों विकृतियां, अर्धसत्य और सरासर झूठ हमारे सामने छोड़ दिए हैं। आज भी नरसंहार के 4 दशक बाद निक्सन द्वारा किए गए पर्दा डालने का मृत हाथ अमेरिकियों को पूरा रिकॉर्ड जानने से रोकता है।
व्हाइट हाउस के कर्मचारी नियमित रूप से उनकी बातचीत के रिकॉर्ड को साफ करते थे, कभी कभी किसिंजर के विशेष अनुरोध पर। आज भी व्हाइट हाउस के टेपों के विशेष रूप से शर्मनाक हिस्सों को छिपाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के झूठे और मनगढ़ंत दावे मौजूद हैं। किसिंजर का कांग्रेस पुस्तकालय के साथ एक समझौता था जिसके तहत शोधकर्ता उनकी मृत्यु के 5 साल बाद तक उनके शोधपत्रों को नहीं देख सकते थे, जब तक कि उन्हें उनकी लिखित अनुमति न मिल जाए। कांग्रेस पुस्तकालय के अनुसार अगर आप अंदर जा भी सकें तो भी किसिंजर के कई महत्वपूर्ण शोधपत्र उच्च स्तरीय वर्गीकरण, सुरक्षा मंजूरियों और आवश्यक अनुमतियों के जाल में छिपे हुए हैं। किसिंजर ने साक्षात्कार के 2 विनम्र अनुरोधों का जवाब नहीं दिया और फिर 4 महीने बाद सीधे इनकार कर दिया। लेकिन निक्सन और किसिंजर की अपनी गलतबयानी और लगातार टालमटोल के सामने एक अलग कहानी सामने आती है, जो हाल ही में सार्वजनिक किए गए हजारों पन्नों के अमेरिकी शोधपत्रों, धूल भरे भारतीय अभिलेखागारों और अनसुने व्हाइट हाउस टेपों में पाई जा सकती है, जो 20वीं सदी के सबसे जघन्य अपराधों में से एक के अपराधियों का समर्थन करने में निक्सन और किसिंजर की गुप्त भूमिका का अधिक सटीक, प्रलेखित विवरण प्रस्तुत करते हैं। इसे रोकने की जिम्मेदारी भारत पर छोड़ दी गई, जिसके पास बंगालियों के नरसंहार को नजरअंदाज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसका विशाल लोकतंत्र अपने पड़ोसी की त्रासदी से अनगिनत तरीकों से जुड़ा हुआ था, चाहे वो उसकी अपनी स्तब्ध बंगाली आबादी हो या पाकिस्तान के साथ उसका तीखा संघर्ष। इंदिरा गांधी की सरकार उच्च सिद्धांतों और निर्मम व्यवहारिक राजनीति के मिश्रण से प्रेरित थी। एक लोकतांत्रिक चुनाव में नागरिक आबादी के नरसंहार को रोकने और मतदाताओं की लोकप्रिय इच्छा को बनाए रखने की कोशिश, लेकिन साथ ही भारत के घृणित दुश्मन को अपमानित और खंडित करने का एक प्रमुख अवसर भी। भारत की प्रधानमंत्री और महान जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी ने बाद में दावा किया कि उन्होंने ये कदम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से विशुद्ध मानवीय कारणों से उठाया था। संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत ने घोषणा की कि उनके देश का सबसे पवित्र उद्देश्य और सबसे पवित्र इरादे पूर्वी बंगाल के लोगों को बचाना है। लेकिन मानवाधिकारों की रक्षा के बारे में कुछ भी पवित्र नहीं था। कुछ प्रख्यात राजनीतिक सिद्धांतकारों और अंतर्राष्ट्रीय वकीलों ने भारत के हस्तक्षेप को एक एशियाई उत्तर औपनिवेशिक देश द्वारा मानवीय हस्तक्षेप शुरू करने का एक अनूठा और महत्वपूर्ण मामला बताया है, एक प्रकार का युद्ध जो आमतौर पर बोस्निया, कोसोवो और लीबिया में पश्चिमी सैन्य अभियानों से जुड़ा होता है। लेकिन भारत के असली इरादों का कोई उचित विवरण नहीं लिखा गया है। वास्तव में इंदिरा गांधी और उनके शीर्ष सलाहकार ठंडे दिमाग से सोचे समझे रणनीतिकार थे, भले ही उनके कार्य मानवीय उद्देश्यों से प्रेरित रहे हों। भारत ने खुद को एक उल्लेखनीय पाखंड की स्थिति में डाल दिया। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली लोगों की आजादी की मांग करते हुए वह कश्मीर में भारतीय नियंत्रण में अशांत आबादी, साथ ही मिजो और नागा जैसे कम ज्ञात समूहों, और दुखद विडंबना यह है कि भारत के अपने अस्थिर राज्य पश्चिम बंगाल में वामपंथी बंगालियों का भी दमन कर रहा था। जहां भारत सरकार उन लाखों बंगालियों के लिए भावुक होकर बोल रही थी जो भारत भाग आए थे, वहीं उसके अधिकारी निजी तौर पर चिंतित थे कि ये निर्वासित लोग उग्र विध्वंसक बन सकते हैं जो भारत के पहले से ही अस्थिर सीमावर्ती राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल में और अशांति और विद्रोह को बढ़ावा देंगे। दूसरे शब्दों में, भारत न केवल बंगालियों के प्रति सहानुभूति से प्रेरित था, बल्कि क्रांतिकारी बंगालियों के एक खास डर से भी प्रेरित था। इंदिरा गांधी की सरकार शांति की अटूट इच्छा का दावा करते हुए लगभग तुरंत ही आक्रामक विकल्पों की ओर मुड़ गई। पाकिस्तानी दमन के शुरुआती दिनों से ही उसने भारतीय सेना को पाकिस्तान के विरुद्ध एक पूर्ण, नियमित युद्ध के लिए गुप्त रूप से तैयार किया। भारत ने अपनी सेना और सुरक्षा बलों को गुप्त रूप से भारतीय धरती पर स्थित ठिकानों का उपयोग करके बंगाली गुरिल्लाओं को पाकिस्तानी राज्य के विरुद्ध उनकी लड़ाई में सहायता प्रदान करने के लिए तैनात किया। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली विद्रोह को गुप्त रूप से प्रायोजित करने के लिए भारी संसाधन खर्च किए, गुरिल्लाओं को हथियार, प्रशिक्षण शिविर और एक छिद्रपूर्ण सीमा पार सुरक्षित मार्ग प्रदान किया। गांधीजी से लेकर नीचे तक भारतीय अधिकारी या तो टालमटोल करते रहे या जोश में झूठ बोलते रहे, इस बात से इनकार करते रहे कि वे विद्रोह को भड़का रहे थे। लेकिन वास्तव में, जैसा कि भारत के अपने गुप्त अभिलेख सिद्ध करते हैं, इस विशाल गुप्त उद्यम को उच्चतम स्तरों पर मंजूरी दी गई थी, जिसमें भारत की खुफिया सेवाएं, सीमा सुरक्षा बल और सेना शामिल थी। इस घटना में पाकिस्तान ने दिसंबर 1971 में एक आश्चर्यजनक हवाई हमले के साथ एक पूर्ण पारंपरिक युद्ध का पहला प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान दोनों में भीषण लड़ाई हुई। हालांकि आज भारतीय इस युद्ध को एक सीधे सादे पाकिस्तानी आक्रमण के रूप में याद करते हैं, भारत द्वारा युद्ध का वास्तविक मार्ग भी भारतीय जिम्मेदारी को दर्शाता है। भारत जानता था कि उसके पास एक जबरदस्त सैन्य बढ़त है,
और गांधी जी की सरकार ने इसका बेरहमी से फायदा उठाया। वरिष्ठ भारतीय जनरलों के अनुसार गांधी जी चाहती थी कि उनकी सेनाएं पाकिस्तान के आक्रमण शुरू होने के तुरंत बाद युद्ध में उतर जाएं, और उन्हें ठंडे मौसम और प्रशिक्षण के लिए और इंतजार करने के लिए राजी करना पड़ा। जब भारतीय सेना सर्दियों का इंतजार कर रही थी, तब भारत समर्थित विद्रोह ने पाकिस्तानी सेना को बुरी तरह घायल कर दिया, जिससे वो हतोत्साहित और कमजोर हो गई। बंगाली विद्रोहियों को भारत के समर्थन के कारण पाकिस्तानी सैनिकों के साथ सीमा पर झड़पें हुई और जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आईं, पाकिस्तानी क्षेत्र में कई बड़े भारतीय घुसपैठें हुई। यह मानना देशभक्ति का भ्रम है, जैसा कि आज कुछ भारतीय राष्ट्रवादी मानते हैं कि पाकिस्तान के हवाई हमले बिना उकसावे के थे। फिर भी पाकिस्तान के हवाई हमले एक सैन्य तानाशाही की मूर्खता का चरम उदाहरण थे। केवल 2 हफ्तों में लड़ा गया ये युद्ध भारत की शानदार जीत और नवजात बांग्लादेश राज्य के निर्माण के साथ समाप्त हुआ। वाशिंगटन और दिल्ली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने अपने लोकतांत्रिक समाजों से जूझने की जरूरत से एकजुट थे। निक्सन और गांधी एक दूसरे से जितना घृणा करते थे, उतनी ही उनकी एक साझा हताशा भी थी कि कैसे उनकी नीतियों को उनके अपने ही लोग विफल कर सकते हैं। एक ऐसी हताशा जो अंततः दोनों को उनके अपने, लेकिन चिंताजनक रूप से अलोकतांत्रिक रास्तों पर ले जाएगी। इन 2 महान लोकतंत्रों में न केवल सरकारों को बल्कि लोगों को भी अपनी सदी की सबसे बुरी घटनाओं में से एक का सामना करना पड़ा। अमेरिकियों और भारतीयों के सामने ऐसी नीतियां बनाने की चुनौती थी जो उनकी राष्ट्रीय नैतिकता की भावना को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल उनके रणनीतिक हितों को। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत धन संपत्ति से लेकर जातीय संरचना और जनसंख्या के आकार तक हर लिहाज से मौलिक रूप से भिन्न समाज है, लेकिन उनकी लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों में कुछ बुनियादी समानताएं भी हैं। दोनों देशों में लोकतांत्रिक नेताओं को घरेलू कट्टरपंथी तत्वों द्वारा उकसाया गया। एक स्वतंत्र प्रेस जिसे असुविधाजनक या शर्मनाक कहानियां खोजने की गहरी आदत थी। विपक्षी राजनेता और पक्षपाती जो किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पर हमला करने के लिए तैयार थे जो लड़खड़ा गया, और एक ऐसी जनता जिसकी नैतिक संवेदनाएं अक्सर राज्य के रणनीतिक हितों के ठंडे गणित के अनुरूप नहीं थी। इन दोनों विशाल लोकतंत्रों में जनता अपनी सरकारों से ज्यादा नैतिक थी। अमेरिकियों ने बेचैनी या भय के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। देश के दूरगामी समाचार पत्रों और प्रसारण नेटवर्कों ने इन दूरगामी अत्याचारों की चौंकाने वाले विस्तार से रिपोर्ट की। आम अमेरिकी इस खबर से स्तब्ध थे, और एडवर्ड कैनेडी के नेतृत्व में कांग्रेस के राजनेताओं ने व्हाइट हाउस के खिलाफ राजनीति करने के अवसर का लाभ उठाया। इस प्रकार कांग्रेस के दबाव और विदेश विभाग की नौकरशाही की चालबाजियों के कारण यह व्हाइट हाउस भी हथियारों की बिक्री के जरिए पाकिस्तान को अपना अटूट समर्थन जारी रखने में असमर्थ रहा, जिसे किसिंजर बढ़ाना चाहते थे। निक्सन और किसिंजर अपने देश की उदार और लोकतांत्रिक व्यवस्था में खुद को घिरा हुआ पाया। उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध अपनी नीतियों में नरमी लाने के लिए मजबूर होना पड़ा। जैसा कि किसिंजर ने राष्ट्रपति से शिकायत की, हम ही हैं जो अपनी ही जनमत के विरुद्ध, अपनी ही नौकरशाही के विरुद्ध कानून की बिल्कुल सीमा पर काम कर रहे हैं। वास्तव में इससे ज्यादा कुछ नहीं। निक्सन और किसिंजर ने अपने अधिकार पर इन कानूनी और लोकतांत्रिक बाधाओं का जवाब पारंपरिक निक्सनवादी तरीके से दिया, कानून तोड़कर। यह अच्छी तरह जानते हुए कि वे अवैध रूप से काम कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को अमेरिकी हथियार मुहैया कराए, जिस पर अमेरिकी हथियार प्रतिबंध लगा दिया गया था। एक ऐसा अघोषित घोटाला जो वाटरगेट कांड के साथ चरम पर पहुंची अराजकता के समग्र पैटर्न से मिलता जुलता है। जैसा कि हाल ही में सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों और प्रतिलिपियों से साबित होता है, निक्सन और किसिंजर ने जॉर्डन और ईरान के रास्ते अत्याधुनिक अमेरिकी लड़ाकू विमानों की गुप्त आपूर्ति को मंजूरी दी थी, जबकि विदेश विभाग और रक्षा विभाग दोनों ने स्पष्ट और जोरदार चेतावनियां दी थी कि पाकिस्तान को ऐसे हथियारों का हस्तांतरण अमेरिकी कानून के तहत अवैध है। जब निक्सन और किसिंजर ने इस अवैध कार्रवाई का फैसला किया, तब अटॉर्नी जनरल जॉन मिशेल कमरे में मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। किसिंजर पकड़े नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति को साफ कर दिया कि वे दोनों कानून तोड़ रहे हैं। निक्सन ने फिर भी कार्रवाई जारी रखी। अमेरिकी आक्रोश प्रशासन के भीतर भी फैल गया। सबसे मुखर विरोध आर्चब्लड का था, लेकिन उनके पास सहयोगियों की कोई कमी नहीं थी। भारत में राजदूत केनेथ कीटिंग, जो एक सम्मानित पूर्व रिपब्लिकन सेनेटर थे, ने अपना विरोध ओवल ऑफिस तक पहुंचाया, जहां उन्होंने निक्सन और किसिंजर से उस बात पर बहस की जिसे उन्होंने नरसंहार कहा। वाशिंगटन, ढाका, दिल्ली और यहां तक कि पश्चिमी पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तैनात मध्य स्तरीय विदेश विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की नीतियों की खुली अवहेलना की। यहां तक कि व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के भीतर भी असंतोष के स्वर सुनाई देने लगे।
हालांकि निक्सन और किसिंजर अक्सर विदेश विभाग के साथ तमाम तरह के मुद्दों पर बहस करते थे, लेकिन यहाँ संघर्ष खुला था। नीति और नैतिकता के विचारों में बेजोड़ अंतर था। विदेश विभाग ने निक्सन और किसिंजर को दरकिनार करते हुए चुपचाप अपनी नौकरशाही शक्ति का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को अमेरिकी हथियारों की खेप को रोक दिया। जवाब में निक्सन और किसिंजर ने नौकरशाही पर हमला बोला और कुछ सबसे प्रभावशाली असंतुष्टों, जिनमें ब्लड और कीटिंग सबसे प्रमुख थे, को बर्खास्त या पदावनत करने का प्रयास किया। राष्ट्रपति और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने पाकिस्तान के लिए अपने समर्थन को यथासंभव आगे बढ़ाया, लेकिन उनके अपने प्रशासन के एक आश्चर्यजनक रूप से बड़े हिस्से की अंतरात्मा और सर्वोत्तम सलाह ने उन्हें रोक दिया। इस नरसंहार को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध में जाने का कोई वास्तविक सवाल ही नहीं था। 1971 में बोस्निया और दारपुर जैसी जगहों पर मानवीय हस्तक्षेप के बारे में आज की बहसों के समकक्ष कोई अमेरिकी बहस नहीं थी। अमेरिका एक और एशियाई संघर्ष नहीं चाहता था। इसलिए निक्सन प्रशासन के प्रमुख आलोचकों जैसे कैनेडी ने वियतनाम को पाकिस्तान से जोड़ा, दो ऐसे स्थान जहां संयुक्त राज्य अमेरिका अवैध सरकारों के पीछे खड़ा था और उन लोगों और संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिष्ठा को भारी कीमत चुका रहा था। ब्लड और कीटिंग जैसे अमेरिकी असंतुष्ट और कैनेडी जैसे नाराज राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी केवल ये देखना चाहते थे कि अमेरिकी प्रभाव का इस्तेमाल लोकतंत्र और मानवाधिकारों के समर्थन में किया जाए। बेशक उन्हें उम्मीद थी कि एक युद्ध इस नरसंहार को समाप्त कर देगा, लेकिन ये भारत द्वारा छेड़ा जाएगा। आज संयुक्त राज्य अमेरिका में खासकर इराक युद्ध की विपत्तियों के बाद कई विचारशील और गंभीर लोग हैं जो मानवाधिकारों के प्रचार की आलोचना अहंकार, नव साम्राज्यवाद और इससे भी बदतर कहकर करते हैं। निस्संदेह मानवाधिकार आदर्शों को शासन कला में बदलने की कोशिश में सावधानी बरतने के कई ठोस कारण हैं। लेकिन वाशिंगटन से दूर ये लगभग भुला दिया गया संकट अमेरिकी विदेश नीति बनाने के एक वैकल्पिक तरीके का उदाहरण है, जिसमें मानवाधिकारों के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसी नीति अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में स्पष्ट रूप से दिखाई दी है और भविष्य की कूटनीति में भी परिलक्षित हो सकती है। मानवाधिकार राजनीति में तमाम वास्तविक खामियों के बावजूद निक्सन और किसिंजर द्वारा सामूहिक नरसंहार में लिप्त एक सैन्य तानाशाही का समर्थन इस बात की याद दिलाता है कि दुनिया कितनी आसानी से दूर दराज के लोगों की पीड़ा की परवाह किए बिना देख सकती है। भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत कुछ दांव पर लगा था। एक दूरदर्शी भारत विशेषज्ञ सुनील खिलनानी वाक्पटुता से तर्क देते हैं कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों के बाद से भारत लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसका परिणाम सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, आंशिक रूप से इसके विशाल मानवीय पैमाने के कारण और आंशिक रूप से इसके स्थान के कारण, जो एशियाई महाद्वीप पर फलती फूलती आजादी का एक महत्वपूर्ण सेतु है। भारत का दोषपूर्ण लोकतंत्र किसी के लिए भी आदर्श नहीं है, खासकर स्वयं भारतीयों के लिए। ये हृदय विदारक गरीबी, व्यापक भ्रष्टाचार, चरमराते बुनियादी ढांचे, लगातार जातिगत दरारों, अहंकारी नौकरशाही अक्षमता और चौंकाने वाली सामाजिक असमानता वाला देश था और है। लगभग 35 करोड़ भारतीय, देश की लगभग 1/3 आबादी, आज गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन यह एक उल्लेखनीय बहुलवाद और जीवंतता वाला देश भी है, जिसने तमाम बाधाओं के बावजूद एक लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्कृति को बनाए रखा है जो असंतुष्ट जनता को अपनी विविध आवाजें सुनाने और सरकार को खुद को सुधारने का मौका देती है। पूर्वी पाकिस्तान में हुए अत्याचारों से भारतीय बेहद आक्रोशित थे। एक गुटबाजी वाले देश में जहां लोकप्रिय सद्भाव एक दुर्लभ वस्तु है, एक उल्लेखनीय आम सहमति थी। पाकिस्तान बहुत बुरा व्यवहार कर रहा था, बंगाली सही थे। भारत को लोकतंत्र और निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए कार्रवाई करनी थी। दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादियों से लेकर वामपंथी समाजवादियों और कम्युनिस्टों तक लगभग पूरा भारतीय राजनीतिक स्पेक्ट्रम बंगालियों के पीछे लामबंद हो गया। ये सताए गए विदेशी भारतीय नागरिक नहीं थे, लेकिन वे पूरी तरह से विदेशी भी नहीं थे। बंगाली भारतीय राष्ट्रीय परिदृश्य का एक परिचित हिस्सा थे और भारत की अपनी बंगाली आबादी अपने भाइयों के पीछे लामबंद हो गई। देश भर के अखबारों ने पाकिस्तान की निंदा करते हुए और भारत सरकार से बांग्लादेश की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह करते हुए तीखे संपादकीय प्रकाशित किए। मानवता की रक्षा और बंगालियों की लोकप्रिय इच्छा का सम्मान करने के लिए राष्ट्रीय संप्रभुता की बारीकियों को दरकिनार करते हुए भारतीयों ने बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राज्य को तत्काल मान्यता देने की मांग की। बेशक विभाजन के खूनी दिनों से ही कई भारतीय पाकिस्तान से नफरत और डर रखते थे। कई लोग याह्या और जुल्फिकार अली भुट्टो जैसे पाकिस्तानी नेताओं की आलोचना करने में एक तरह का क्रोधित संतोष महसूस करते थे, क्योंकि वे उन सभी बुरी बातों की पुष्टि करते थे जो भारतीयों ने पाकिस्तान के बारे में कही थी।
लेकिन भारतीय राजनीति एक नैतिक संवेदनशीलता से प्रेरित थी जिसे इंदिरा गांधी के आसपास के सतर्क अधिकारी और स्वयं भावुक गांधी भी नजरअंदाज नहीं कर सके। उन्होंने राष्ट्रीय संप्रभुता की पवित्रता के बारे में अपने पिता नेहरू की पारंपरिक उपनिवेश विरोधी घोषणाओं को त्याग दिया। इसके बजाय संकटग्रस्त प्रधानमंत्री ने पूर्वी पाकिस्तान में हुए रक्तपात की तुलना नरसंहार से करना शुरू कर दिया। शायद सबसे उल्लेखनीय भारतीय नीति वो थी जो उसने नहीं की। भारत ने बंगाली शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर भारत में प्रवेश को नहीं रोका। अकल्पनीय रूप से बड़ी संख्या में बंगालियों को भारतीय धरती पर सुरक्षा मिली, जो अंततः 1 करोड़ तक पहुंच गई। 1990 के दशक में बोस्निया में विस्थापित लोगों की संख्या से 5 गुना। इस नई हताश आबादी की जरूरतें भारत के सीमावर्ती राज्यों की कमजोर सरकारों और केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार की क्षमता से कहीं ज्यादा थीं। लेकिन उस बेहद उत्तेजित क्षण में भारतीय जनता के लिए अपने ही सैनिकों और सीमा सुरक्षा बलों को इन हताश और भयभीत लोगों को बाहर रखने के लिए गोलीबारी करते देखना मुश्किल होता। यहाँ कम से कम सच्ची मानवतावाद जैसा कुछ तो था। इस दयालुता के बदले में भारत को विश्व इतिहास के सबसे बड़े शरणार्थी प्रवाहों में से एक का बोझ उठाना पड़ा, जिसने जनता और सरकार को पाकिस्तान के प्रति आत्मधार्मिक आक्रोश की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। भारत अकेला रह गया। बाकी दुनिया की मिन्नतों के बावजूद शरणार्थियों से निपटने के लिए भारत को बहुत कम धनराशि दी गई। चीन बेहद शत्रुतापूर्ण था। संयुक्त राज्य अमेरिका तो और भी कम। गुटनिरपेक्ष आंदोलन इस संकट में कोई मदद नहीं कर पाया। मिस्र, सऊदी अरब और अन्य अरब देश कट्टर पाकिस्तान समर्थक थे। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र भी पाकिस्तान की ओर झुका हुआ प्रतीत हुआ। भारत को सोवियत संघ के साथ एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे गांधी के आसपास के वामपंथी तो खुश हुए, लेकिन अन्य भारतीयों को निराशा हुई। लोकतांत्रिक महाशक्ति द्वारा दरकिनार किए जाने के बाद भारत एक अन्य महाशक्ति के साथ सांठगांठ कर बैठा। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में विकसित हो रहा है, बांग्लादेश के जन्म की कहानी पहले कभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं रही। यह एक भयावह लेकिन मानवाधिकारों की राजनीति को बेहतर ढंग से समझने के लिए एक महत्वपूर्ण मामला है। एक ऐसी दुनिया में जहां केवल पश्चिम ही नहीं, बल्कि पश्चिम भी कमजोर लोगों की रक्षा करने का दायित्व निभाता है। आज विश्व राजनीति में एक एशियाई युग के आरंभ में मानवाधिकारों का भविष्य चीन और भारत जैसी उभरती एशियाई महाशक्तियों की विचारधाराओं, संस्थाओं और संस्कृतियों पर निर्भर करता जाएगा। इस प्रकार बंगालियों की दुर्दशा पर भारत की लोकतांत्रिक प्रतिक्रिया न केवल उपमहाद्वीप के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपनी विदेश नीति कैसे बनाता है और मानवाधिकारों को कितना महत्व देता है। पाकिस्तान के लिए 1971 का संकट एक सर्वोच्च राष्ट्रीय आघात के रूप में शोकित है। न केवल देश के 2 अंगों में से एक और उसकी अधिकांश आबादी का नुकसान, बल्कि एक छोटे से राज्य के लिए एक बहुत बड़े और अधिक शक्तिशाली भारतीय दुश्मन के बढ़ते डर का भी। और 1971 का रक्तपात अमेरिका द्वारा सैन्य तानाशाहों को उनके सबसे बुरे दौर में गले लगाने का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। हालांकि पाकिस्तान की अमेरिकी लोकप्रिय स्मृति सितंबर 2001 से शुरू होती है। निक्सन द्वारा याह्या को गले लगाने ने पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों को परिभाषित करने में मदद की, जो अपने सबसे प्रतिकूल समय में भी मुख्य रूप से सेना पर आधारित रहे। निक्सन और किसिंजर ने पाकिस्तान के लोकतांत्रिक विपक्ष के निरंतर विनाश का मंच तैयार किया, जिससे देश को और अधिक इस्लामीकरण का समय और स्थान मिला। अमेरिका की लोकतंत्र विरोधी संलिप्तता का ये पैटर्न, जिसकी जड़ें पाकिस्तान के हालिया अमेरिकी समर्थित सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ के कार्यकाल से भी पहले की है, ने कई पाकिस्तानियों को यह विश्वास दिलाने में मदद की है कि अमेरिका उनके राजनीतिक हितों के प्रति उदासीन है और उन्हें उनकी कोई परवाह नहीं है। बांग्लादेशी अभी भी अपने हालिया नुकसानों का शोक मना रहे हैं। ये पुस्तक मानवता के विरुद्ध इन अपराधों का व्यापक विवरण नहीं है और न ही यह ऐसा होने का दावा करती है। यह मुख्यतः उन पर अमेरिकी प्रत्यक्षदर्शी दृष्टिकोण को दर्ज करती है, जो स्पष्ट रूप से भयावहता के पूरे रिकॉर्ड का केवल एक अंश है। फिर भी यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह पाकिस्तानी सरकार के महाशक्ति सहयोगी का वास्तविक स्थानीय दृष्टिकोण है। आखिरकार आर्चर ब्लड और निक्सन प्रशासन को रिपोर्ट करने वाले अन्य अमेरिकी अधिकारियों को पता था कि उनके पास जो कुछ उन्होंने देखा उसकी भयावहता को कम करके आंकने का हर अवसर है। इस प्रकार उनकी स्पष्ट रिपोर्टिंग व्यापक कहानी का एक महत्वपूर्ण और विश्वसनीय हिस्सा बन जाती है। आज भी हम निक्सन और किसिंजर के कार्यों की विरासत का सामना कर रहे हैं। अपनी स्थापना के समय की कठिनाइयों से आहत बांग्लादेश अब दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है, जो रूस या जापान से भी बड़ा है। भारत धीरे धीरे एक महाशक्ति बनता जा रहा है,
और अफगानिस्तान और कश्मीर में चल रहे संघर्षों के साथ जो सीधे तौर पर इस्लामी आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका के युद्ध को प्रभावित करते हैं, यह व्यापक रूप से समझा जाता है कि दक्षिण एशिया अमेरिकियों के लिए पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन अमेरिकियों को शीत युद्ध की जो याद है और उसके पीड़ितों को जो याद है, उसके बीच एक खाई है। भारतीय, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी 1971 को नहीं भूले हैं, हालांकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के काले रिकॉर्ड के नए सार्वजनिक दायरे से आश्चर्यचकित हो सकते हैं। निक्सन और किसिंजर ने अपनी विदेश नीति की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने में असाधारण प्रयास किया है, ताकि वाटरगेट की भयावहता उनके समग्र रिकॉर्ड पर एक छोटे से धब्बे के रूप में दिखाई दे। आज निक्सन और किसिंजर की खुद को विदेश नीति के नायक के रूप में प्रचारित करने में सबसे बड़ी सफलता बांग्लादेश में हुए नरसंहार अभियान से जुड़ी ऐतिहासिक विस्मृति रही है। अमेरिकियों के लिए यह सही समय है कि वे उन भयानक दिनों में निक्सन और किसिंजर द्वारा किए गए कार्यों का सामना करें।